हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए जो है आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो ये है पार्ट थर्ड, ठीक है, पार्ट थर्ड है। जो पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि इतना वीवीआई है कि हूबहू जो है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जितने भी जुड़ गए हैं फटाफट जो है कमेंट कर दीजिए, और आप लोग ये जो ना एक बार समझ लीजिए, दूसरे बार जो कॉपी में उतार के याद कीजिएगा, ठीक है ना। और जो जो फैक्ट बोल रहे हैं उसको पूरा नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा वीवीआई है। फटाफट जो जुड़ गए हैं जल्द से जल्द बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। तो चलिए, कल हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे, मुस्लिम लीग का उद्देश्य पढ़ लिए थे, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे नमक सत्याग्रह पर टिप्पणी, ठीक है। देखिए, नमक सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता भी दिए थे आप लोगों को कि ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और ये साबरमती आश्रम से चलाया गया था, ठीक है। साबरमती देखिए, जैसे मैप से आपको बताएं तो ये ऐसे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे है साबरमती, ठीक है ना। यहीं से जो है यहाँ पे है दांडी, याद रखना, यहाँ पे है दांडी, ये थोड़ा जो है ऐसे करते हैं, ठीक है। किनारे में दांडी है और यहीं से साबरमती है, गुजरात में ही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना गांधी जी यात्रा किए थे और नमक को बना के जो है ना नमक कानून को तोड़े थे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए जो है देखते हैं क्या है इसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से ही आरंभ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नमक सत्याग्रह जब खत्म हुआ था तो कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत बार हम बता चुके हैं, ठीक है। और नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी को चुना, ठीक है, दांडी को चुना। और जो है दांडी कब स्टार्ट किया था? तो 12 मार्च, देखिए ये जो है इधर यदि स्लाइड कट रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं हम 12 मार्च 1930 को 78 जो है ना विश्वस्त सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की थी, ठीक है ना। साबरमती से कहाँ चले गए? दांडी। और 24 दिन की लगातार जो है ना यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुँच गए थे। क्या ये आप लोगों को पता है ना? फटाफट कमेंट कीजिए कि गांधी जी ना 12 मार्च को जो है ना दांडी यात्रा स्टार्ट किए, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को जो है ना पहुँच के वहाँ नमक कानून को तोड़ा, ठीक है ना। मतलब कि समंदर के पानी से नमक बनाया, वहाँ पहुंचकर जो उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंग से जो है ना नमक कानून का विरोध किया, ठीक है ना, मतलब भंग किया, नमक कानून को भंग कर दिया। तो यही जो है ना नमक कानून पर जो है एक टिप्पणी हुआ, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछता है कि नमक कानून पर एक टिप्पणी लिखें। तो ये 2 नंबर में पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिखाई देगा आपको जो है ना एग्ज़ाम में ही, ठीक है ना। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कि बारदोली सत्याग्रह का क्या कारण था? क्या यह सत्याग्रह सफल रहा? तो देखिए, बारदोली सबसे पहले याद रखना है कि बारदोली है कहाँ। तो बारदोली जो है यह गुजरात में है, ठीक है। बारदोली जो है गुजरात में। तो यहाँ के सत्याग्रह किए कौन थे? तो याद रखना है कि वल्लभ भाई पटेल किए थे, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल किए थे। महात्मा गांधी ही जो है वल्लभ भाई पटेल को बोले थे दांडी यहाँ करना है बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, क्योंकि उसमें महात्मा गांधी बहुत बिजी थी। तो देखिए, और जो भी जुड़ गए हैं फटाफट अपना जो है ना मतलब कि अटेंडेंस बना लें, ठीक है ना, अटेंडेंस फटाफट बना लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा सहयोग कीजिए आप लोग शेयर करके। आप लोगों से जो है ना पैसा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यदि हम मुफ्त में पढ़ा रहे हैं तो आप लोग इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं कि जो है ना अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, कहीं स्टेटस लगाइए, जितना से जितना हो सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, बारदोली सत्याग्रह का कारण क्या था? देखिए, बारदोली सत्याग्रह का कारण सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए करों से था, ठीक है। मतलब सरकार जो है किसान पर क्या किए थे? टैक्स बढ़ा दिए थे। बारदोली के किसानों ने जो है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सरकार के विरोध में सत्याग्रह किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले किसानों ने लगान में हुई जो है ना 22% की वृद्धि का विरोध किया था तथा जो है ना सरकार से मांग किया कि सरकार प्रस्तावित लगान में वृद्धि को वापस ले। मतलब जो भी लगान जो है ना बढ़ोतरी किया था उसी को बोल रहा था कम करने। आंदोलन में महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका रही थी। तो पटेल, यहाँ सरदार देखिए, अभी तक सरदार का उपाधि नहीं मिला है। तो यहाँ पटेल की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए गांधी जी 2 अगस्त 1928 को बारदोली पहुँचे।
क्योंकि बताए थे आप लोगों को शुरू में ही कि गांधी जी के कहने पर ये जो ना बारदोली गए थे। तो गांधी जी के प्रभाव के कारण सरकार ने लगान की वृद्धि को गलत बताया और बढ़ोतरी जो ना 22% से घटाकर 6.03% कर दिया। ठीक है ना, मतलब 22% पहले जो ना बढ़ाया था, लेकिन जब महात्मा गांधी गए तो उसके बाद क्या हुआ कि 6.03% जो ना कर दिया लगान बढ़ोतरी। ठीक है ना, मतलब घटा के 22% से घटा के। तो बारदोली, अब बताइए ये बारदोली सत्याग्रह का कारण क्या था? तो कारण तो आपको यही मिल गया कि सरकार के द्वारा किसान पर बढ़ाया गया जो टैक्स था, यही कारण था। क्या ये जो ना सफल रहा? तो हाँ, सफल रहा था। बारदोली सत्याग्रह की जो ना सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है ना, वहाँ के महिलाओं ने जो ना सरदार की उपाधि दी थी। ये काफ़ी वीवीआई है और ये वीवीआई इतना है कि ये एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या रहेगा कि सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो यहाँ बोलेंगे बारदोली के महिलाओं ने। ठीक है, बारदोली के महिलाओं ने। बोलेगा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का जो ना क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आएगा कि बारदोली है कहाँ? तो याद रखना बारदोली कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है, इसमें लगान जो है ना जो बढ़ोतरी था वह 22% से घटा के कितना कर दिया? तो 22% से घटा के 6.03% जो है ना कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोगों को याद रखना। और कॉपी में एक बार अभी जो है ना क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप जो है किसी टाइम इसको बैठ के देख के जो है ना कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा, हूबहू उतार दीजिएगा। ठीक है ना, बेटर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेहरू रिपोर्ट। अब ध्यान से समझिए कि नेहरू रिपोर्ट क्या है और आखिर जो है ना ये नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाया गया था। ठीक है, देखिए जब जो है ना बताए थे आप लोगों को कि भारत में आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में आया था। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, फरवरी 1928 में ये साइमन कमीशन भारत आ गए थे। ठीक है, तो भारत में जो है भारतीयों ने इसका विरोध किया और काला झंडा दिखा के इसको जो है वापस जाने को कहा। साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। ठीक है, इसको जो है ना साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया था। क्यों? क्योंकि इसमें जो 7 जो है ना अंग्रेज आए थे, ठीक है, 7 सदस्य थे, वो जो है ना सिर्फ अंग्रेज ही थे। ठीक है, इसीलिए जो है ना भारतीयों ने इसका विरोध किया कि कोई भी जो है ना इसमें भारतीय शामिल नहीं किए हैं, तो आप कैसे जो है ना जांच करेंगे कि 1919 का जो अधिनियम आया था वो हम लोगों के लिए सही था या गलत था या क्या परिणाम हुआ इसका, तो कैसे जांच करेंगे जब तक कि आप किसी भारतीयों को नहीं लेंगे। इसीलिए इसको जो है ना साइमन गो बैक का नारा लगाया। ठीक है, और काला झंडा भी दिखाया था। अब देखिए जब इस तरह हुआ यहाँ पे, तो अंग्रेज एक था जो ना भारत का जो सचिव था, बर्कनहेड थे। ठीक है, बर्कनहेड वो जो ना भारतीयों को चुनौती दिया कि यदि आप लोगों को इतना ही हिम्मत है, ठीक है ना, आप लोगों को इतना ही जो ना मतलब बुद्धि है, तो आप एक बार अपना जो है ना ये संविधान बना के दिखाइए। ठीक है, और यदि कोई उसका विरोध नहीं किया तो हम जो है ना बर्कनहेड जो है आपसे वादा करते हैं कि हम जो है ना आपको स्वराज जो है ना दे देंगे। ठीक है, सत्ता आपको सौंप देंगे स्वराज का। तो इस चुनौती को स्वीकार किया और पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू के अध्यक्षता में जो है ना एक 8 सदस्य का सदस्यता गठन किया गया, जिसमें जो है ना मोतीलाल नेहरू ने अपना जो है सारा वो लिखा जो कि जो है ना ज़रूरत था उस देश के लिए। ठीक है, तो यही जो है ना रिपोर्ट तैयार किया, तो इसी को कहा गया नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अब इतना कहानी सुना दिए, अब चलते हैं पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए नेहरू रिपोर्ट क्या थी। जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया 1928 में, तब जो है ना भारत सचिव बर्कनहेड ने भारतीयों को सर्वदलीय जो है ना स्वीकृत एक संविधान बनाने की चुनौती दी। देखिए सर्वदलीय स्वीकृत का मतलब क्या है? भारत में जितना भी दल था, ठीक है ना, जितना भी दल था उस सब को जो है ना मतलब कि वो सब स्वीकृत हो, सब जो है ना राजी हो, तभी आपका जो है ना स्वीकार करेंगे। और बर्कनहेड जानता था कि हम इधर मोहम्मद अली जिन्ना को भड़का देंगे, वो तो पक्का नहीं मानेगा। जब वो नहीं मानेगा मुस्लिम लीग, तो हम बोल देंगे कि सर्वदलीय सहमति नहीं होने के कारण आपका पारित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ बोला कि संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय जो है ना समिति बनाई, जिसका उद्देश्य जो है ना संविधान का प्रारूप तैयार करना था। समिति ने जो प्रतिवेदन तैयार किया उसी को हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। एकदम जो है ना वीवीआई है, एकदम वीवीआई। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए कितना वीवीआई है, बहुत बार पूछा हुआ, और हूबहू आपको उतार देना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, और पूरा का पूरा नंबर आएगा। सोशल साइंस में जितना हम करवा रहे हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। ठीक है ना,
तो जो नहीं इधर उधर पढ़े हैं या जो नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से जो इसको उतार सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि समझना, यदि आप समझ जाते हैं तो क्या है कि जो ना आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना, रटना नहीं है आप लोगों को। अगला देखिए, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं, ध्यान समझिए। तो सबसे पहला जो है मेरठ कहाँ है, तो ये याद रखना, मेरठ कहाँ है, तो यूपी में, ठीक है। और मेरठ से ही जब 1857 का क्रांति हुआ था तो इसका नेतृत्व किया था झांसी की रानी, झांसी से किया था। मेरठ से किसने किया था, मेरठ से, तो यहाँ हमको लगता है जहाँ तक तात्या टोपे होगा, ठीक है ना। और ऐसे देखिए, मेरठ से ही 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना। मेरठ से ही 1857 का क्रांति जो है ना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 10 मई 1857 को। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं कि मेरठ से जो है ना, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद जो है भारत में साम्यवादी आतंकवादी राष्ट्रवादियों पर सरकार ने जो है ना दमन शुरू कर दिया। मतलब जो साम्यवादी था, ठीक है, साम्यवादी आतंकवादी, उस पर जो है ना आतंकवादी का राष्ट्रवादियों पर सरकार ने जो है ना दमन करना स्टार्ट किया। देखिए साम्यवादी, अब क्या क्या होता है सबसे पहले आप लोगों को बता दें। देखिए, एक होता है साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी, एक हो जाता है समाजवादी, ठीक है, एक होता है समाजवादी, ठीक है। तो समाजवादी, साम्यवादी, और एक होता है पूंजीवादी, पूंजीवादी। तो सब में डिफरेंट देखिए, पूंजीवादी में क्या होता है कि ये जो है ना, कोई भी देश में सरकार जो है पूंजीपतियों पे ध्यान देता है। मतलब जिसके पास पैसा है, गरीब पे इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, पूंजीपति पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। समाजवादी में होता है कि सरकार जो भी काम करेंगे समाज की भलाई के लिए करेंगे, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। जितने भी जो है ना यहाँ जो पूंजीपति हैं उसको ख़त्म करके उसको भी समाजवादी के लिए काम करवाते हैं, ठीक है। मतलब कि सरकार जब भी कोई काम करेंगे तो समाज को देख के करेंगे। और एक होता है साम्यवादी, साम्यवादी में होता है कि यदि जो है ना पूंजीवादी नहीं मान रहा है तो क्या करेगा कि सभी लोग जो है ना पूंजीवादी को लूट के जो है पैसा को बांट देगा, कहाँ, लोगों में, जनता में, ठीक है। इसको कहते हैं साम्यवादी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तीनों में अंतर देखिए, समाजवादी भी जो है ना लोगों की भलाई के लिए करता है, ठीक है, और ये भी लोगों के भलाई के लिए करता है, लेकिन इसमें थोड़ा क्या होता है, उग्र होता है, ठीक है ना, उग्र होता है, याद रखना, इसमें छीन लेता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद, असहयोग आंदोलन समाप्ति कब हुआ था, तो याद रखना 1922 में, ठीक है। चौरी चौरा कांड होने के बाद जो 1922 में समाप्ति हुआ। समाप्ति के बाद भारत में साम्यवादी आतंकवादी राष्ट्रवादियों पर सरकार ने दमन शुरू कर दिया। मेरठ षड्यंत्र केस के तहत 1929 में 31 मजदूर नेताओं को षड्यंत्रों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें जो मेरठ जेल ले गया गया और उस पर मुकदमा चलाया। यही मुकदमा जो मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मतलब जो साम्यवादी आतंकवादी था, मतलब आतंकवादी तो अंग्रेज का ना, ये राष्ट्रवादी था, तो उस पर जो दमन करना शुरू किया। तो मेरठ षड्यंत्र केस के तहत इसको मार्च 1929 में 31 मजदूर को जो ना पकड़ के अंग्रेज़ कहाँ ले गए, मेरठ। अब मेरठ में ही केस चला, ठीक है, और उसके बाद इस सब पे मुकदमा हुआ, केस चला, तो उसी को कहा जाता है जो ना मेरठ षड्यंत्र केस। क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए जतरा भगत, जितने भी सुपर 30 के स्टूडेंट हैं उस सब को भी ये पता होगा कि हम जो जतरा भगत आप लोगों को भी पढ़ा दिए थे, ठीक है। जतरा भगत, देखिए बोल रहे कि जतरा भगत, सबसे पहले याद रखना है कि जतरा भगत जो ना, जतरा भगत ने कौन सा आंदोलन चलाया था, ठीक है, जतरा भगत। तो जतरा आंदोलन, ठीक है, या ताना आंदोलन भी कहा जाता है, उरांव जनजाति के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि जतरा भगत के जो ना बारे में कि आप क्या जानते हैं। तो बोल रहा है छोटा नागपुर के उरांव आदिवासी का अहिंसक आंदोलन, अहिंसक मतलब हिंसा नहीं, 1914 से 1920 तक रहा। अब 20 के बाद जो ना ये असहयोग आंदोलन में ही मिल गया था, ठीक है ना। तो 1920 तक चलता रहा। इस विद्रोह का नेता जो था वह जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया था। तो जतरा भगत के बारे में याद रखना है कि छोटा नागपुर के उरांव जो ना आदिवासियों का जो है ना एक नेता था, विद्रोही का एक नेता था, कौन, जतरा भगत, याद रखना। ताना भगत आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो जतरा भगत उसका नेतृत्व किया था, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसलिए आप लोग जो है इसको पूरा VVI के कैटेगरी में रखिए, ठीक है।
VVI की कैटेगरी में ये रहेगा। और ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जितना बार भी जो है ना हम सोशल साइंस को पढ़ाए हैं, ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो इतना आप उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करके आप लोग जो है पढ़ाई कीजिए। देखिए यहाँ बोल रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। सबसे बड़ा बात है कि इसका एक्सप्लेन, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो ना स्थापना का कारण क्या था। देखिए उस समय क्या था, जो ना जो श्रमिक वर्ग था, मजदूर सब, तो मजदूर सब जो ना बहुत स्थिति उसका ख़राब हो गया था। जितना भी मजदूर था, मजदूर का इतना ज़्यादा शोषण कर रहा था अंग्रेज़ की कुछ कहने का बात नहीं है। कुछ कुछ ऐसा मजदूर था जिसको बंधुआ मजदूरी की तरह जो ना खटाया जाता था, उसको जो ना कर्ज के बोझ में दबा दिया जाता था और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा जो ना मतलब उस पर अत्याचार किया जाता था, जिसके कारण धीरे धीरे जो ना मजदूर क्या होने लगा, संगठित होने लगा। और संगठित होने लगा और अपना एक जो ना बना लिया क्या, संगठन, ठीक है ना, अपना एक जो ना संगठन बना लिया। तो इसी को जो ना यही संगठन जो बना वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुआ, ठीक है। और ये जो हुआ था, ये जो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना, याद रखना, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में 1920 में हुआ था। तो इतना आप लोगों को याद रखना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का स्थापना जो है ना लाला लाजपत राय ने 1920 में किया था और सभी मजदूरों को जो है एक करने का काम किया था। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इसमें स्थापना क्यों हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना। देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में उद्योगों की स्थापना के साथ ही श्रमिक वर्ग का भी जो उदय हुआ, ठीक है। जब उद्योग स्थापना हुआ तो श्रमिक वर्ग मतलब इसमें जो मजदूर काम करने गए तो उसका भी उदय हुआ। इन औद्योगिक जो ना इकाइयों में मजदूरी का कई तरह से जो ना मजदूरी नहीं, मजदूरों का कई तरह से जो है शोषण किया जाता था, ठीक है। मजदूरों का कई तरह से क्या होता था, शोषण होता था। धीरे धीरे श्रमिक जो है वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ और अपनी मांगों के लिए हड़ताल का सहारा लेने के अतिरिक्त जो है ना मजदूर संगठित होकर अपने संगठन बनाने का जो है प्रयास करने लगे। देखिए ध्यान से कि जो मजदूर था वो सब जो है अपने हक की लड़ाई के लिए धीरे धीरे संगठित होने लगा। तो यही जो है जब संगठन हुआ तो इसी क्रम में 1920 ईस्वी को जो है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। अब कारण आप समझ गए ना कि क्यों हुआ, क्योंकि जो मजदूर था, मजदूरों का शोषण किया जा रहा था और मजदूरों का जब शोषण किया जा रहा था तो मजदूर अपने आप में धीरे धीरे क्या होने लगे, सजग होने लगे और इसका एक अपना जो है संगठन बना लिया। तो संगठन जो बनाया तो वो किसकी अध्यक्षता में बना, तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में। और लाला लाजपत राय के बारे में बता दें कि इसकी जो मृत्यु तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठी जो है ना चार्ज जब हुआ था तो उसी में लाठी के जो है ना चोट से ये घायल हो गए थे। उसके बाद इसका जो है ना मृत्यु हो गया था। इतना बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। कब, तो 1928 में ये जो मर गए थे, 1928 में नवंबर। तो आप लोगों को बताए थे 17 नवंबर 1928 में, ये बात बताई हुई थी 17 नवंबर 1928 में, ठीक है ना। और 17 नवंबर, उसके बाद 17 दिसंबर में, 17 नवंबर या अक्टूबर होगा, ठीक है ना। आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्रॉस चेक करके, लगभग कि नवंबर होना चाहिए। और 17 दिसंबर में जो है ना एक महीना का ही अंतर था। 1928 में सैंडर्स का हत्या कर दिया था। सैंडर्स किसने, भगत सिंह सब ने, ठीक है ना, मिलके सैंडर्स का हत्या कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अस्थाई बंदोबस्त क्या था, ठीक है। ये अस्थाई बंदोबस्त आप पढ़िएगा तो 8 में जो है ना पूरा विस्तार से 8 क्लास में अस्थाई बंदोबस्त दिया हुआ है, तो आपके किताब में भी है, ठीक है ना। तो इसलिए अस्थाई बंदोबस्त समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या था, सबसे पहले जो है ना यहाँ पर जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ जो है ना कार्नवालिस के नेतृत्व में 1793 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा सारा फैक्ट, 1793 ईस्वी में कार्नवालिस के नेतृत्व में, कार्नवालिस जो वायसराय थे, वायसराय उन्होंने जो है ना यहाँ पर ज़मींदारों को संगठित किया, ठीक है। ज़मींदार को पकड़ा और उसके बाद वो जो है ना उसको ज़मीन दिया मतलब कि जो, ध्यान सुनिए, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम, बोलना चाह रहे हैं जैसे मान लीजिए कि कोई जो है ना ये बस्ती है, ठीक है। तो इसमें जो ज़मींदार को पकड़ा और बस्ती पे कब्जा कर लिया और ये इस बस्ती का सारा जो खेत है वो ज़मींदार के हैंड में दे दिया, ठीक है। उसके बाद इस पे जो ना जो किसान था उससे मजदूरी करवाने लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जो ना ज़मींदार जो है ना ये मजदूर से क्या करते थे, लगान लेते थे, ठीक है। लगान लेते थे, जितना भी मतलब खेत से उत्पादन होता था उसका जो ना लगान लेता था, ठीक है। लगान लेके ये अंग्रेज़ के पास जमा करता था, ठीक है ना, अंग्रेज़ के पास जमा करता था। तो इसी ये बंदोबस्त जो ना अस्थाई था, इसलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त कहा गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या था कि यदि जो ना
जमींदार 10 भाग तसलता है, 10 भाग मान लो तसल रहा है, तो इसमें से क्या है कि 9 भाग ये जो ना अंग्रेज को देगा, 1 भाग अपने पास रखेगा। क्लियर है कि ना, 1 भाग अपने पास रखेगा। और इसमें क्या था कि महीना के अंत में, मतलब जितना दिन का टारगेट दिया, महीना के अंत में जो है ना, जो अंतिम दिन है सूर्य अस्त होते होते, ठीक है ना, ये ज़मींदार को पैसा देना था अंग्रेज़ को, चाहे वो कहीं से भी दे, ठीक है ना। इसीलिए इसको सूर्यास्त कानून भी कहा गया। क्लियर है ना, इसलिए इसको कौन सा कानून कहा गया, सूर्यास्त कानून। तो याद रखना, अस्थाई बंदोबस्त को ही क्या कहा गया, सूर्यास्त कानून, या इसी को कहा गया जमींदारी बंदोबस्त। ठीक है, जमींदारी बंदोबस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि अंग्रेज़ों की कृषि नीति में मुख्य रूप से अधिकतम लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश वाले इलाका में अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया था। ठीक है, लागू किया गया। इनमें जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व सरकार को देना पड़ता था तथा जमींदार जो है किसानों से उससे अधिक वसूली करता है। जैसे मान लीजिए कि जो ना सरकार ये फिक्स नहीं किया था, अंग्रेज़ फिक्स नहीं किया था ज़मींदार को कि आप इतना ही जो है ना किसान से लीजिएगा, तो बोलता था कि जितना आप लाइएगा उसमें जो ना 10 भाग में से 1 भाग आपको देंगे और 9 भाग हम लेंगे। तो ये क्या करता था, पहले से पूरा जो ना किसान से पूरा तसल लिया और हल्का जो ना पहले आधा करके छोड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद ये लेके जाता था, इसी का जो है ना 10 भाग होता था। तो ये जो ना, इससे किसको फ़ायदा हो रहा था, ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था ज़्यादा ज़मींदार को, घाटा किसको हो रहा था, पूरा ज़्यादा किसान को घाटा हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेज़ को लगा कि हमको भी घाटा हो रहा है, इसीलिए बाद में अस्थाई बंदोबस्त के जगह लाया जो है ना, ये लाता है फिर रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाता है। तो सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त लाया कौन था, तो याद रखना कार्नवालिस ने। कब लाया था, तो 1793 ईस्वी में। इतना आप लोगों को क्लियर रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है खोंड विद्रोह। ठीक है, खोंड विद्रोह बताए हुए थे कि ये उड़ीसा के जो ना लोगों के द्वारा किया गया था खोंड विद्रोह। ठीक है ना, और ये जो है अक्टूबर 1914 ईस्वी में खोंड विद्रोह हुआ था। तो इतना आप लोगों को याद रखना, बस इतना ही। ठीक है ना, तो खोंड थे कौन, तो याद रखना उड़ीसा में खोंड एक जनजाति थी, जनजाति। ठीक है, जनजाति किसको कहते हैं, तो वैसे जो है ना लोग जिसका जो ना कल्चर हम लोगों के कल्चर से नहीं मिलता है। ठीक है, जिसका रहन सहन, खान पान, संस्कृति, ठीक है, सारा चीज़ अलग होता है, भाषा बोली सब अलग होता है, उसको हम लोग जनजाति कहते हैं। और ये हमेशा जो है ना लगभग कि पहाड़ी इलाका में ही रहते हैं, तो इसी को हम लोग जनजाति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि खोंड विद्रोह का परिचय दें, तो बोल रहा है कि खोंड विद्रोह उड़ीसा के सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1914 में स्टार्ट हुआ था। यह विद्रोह उत्तराधिकार जो ना विवाद से आरंभ हुआ था, परंतु शीघ्र ही इसे जो ना अलग रूप दे दिया गया। मतलब उत्तराधिकार के लिए लड़ाई स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो ना ऐसा ये मोड़ लिया कि ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गया। ठीक है ना, अंग्रेज़ इसमें इंटरफेयर किया कि सारा जो ना अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हो गया और अंग्रेज़ को मारने लगा। समझ में आया कि ना, तो वही हालत है कि जैसे मान लीजिए 2 लड़का जो लड़ाई कर रहा था और इन दोनों को छुड़ाने के लिए कोई तीसरा लड़का आता है, तो ये दोनों मिलके इसी को पटकने लगता है। समझे कि नहीं, तो वही जो ना यहाँ हुआ, बीच में अंग्रेज़ जैसे इंटरफेयर हुआ कि दोनों जो है जो भी था जो है उत्तराधिकारी की लड़ाई के लिए जो लड़ाई कर रहा था, तो वो सीधा अंग्रेज़ पे टूट पड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ वही बोल रहा है कि परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप ले लिया। इसके विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को जो है क्रूरतापूर्वक से दमन किया। मतलब पूरा एकदम खोंडों को जो है लाश का लाश बिछा दिया। कारण क्या था कि खोंड के पास ओनली जो ना तीर धनुष था और जो है अंग्रेज़ के पास आधुनिक तकनीक का हथियार था, गोली बंदूक, गोला बारूद, ये सब था, जिसके कारण जो ना ये खोंड क्या हो गया, हार गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। देखिए, आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में नए वन कानूनों के लगाए जाने के प्रतिरोध में आदिवासी का विद्रोह हुआ था। ठीक है, आदिवासी का विद्रोह हुआ था कहाँ, तो सबसे पहले अल्लूरी सीताराम राजू याद रखना है जो है ये आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ी में रहते थे। ठीक है, तो यहीं पर 1920 के दशक में नए वन कानून लाया गया था। वन कानून जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, जैसे वन है, वन जो है ना हम लोगों के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मान लीजिए हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और वन से क्या ले सकते हैं, क्या हम लोग लकड़ी काटने जाते हैं, नहीं ना। तो ये वन किसके लिए है, वन है जो है ना आदिवासियों के लिए। अब आदिवासी बोलते हैं कि जो ना
वन जो है, वन पर अधिकार सिर्फ मेरा होगा। उस समय जो है ना आदिवासी का कहना था वन मेरा है, ये भगवान के द्वारा दिया गया है, मेरा एक गिफ्ट है, ठीक है ना, और कोई भी अंग्रेज इसको छू नहीं सकता। कारण क्या है कि वन से ही ये जो है ना लकड़ी काटता है, वन से ही इसको पत्ता मिल जाता है, वन से ही जो है ना इसको फल फूल मिल जाता है, और वन से ही मान लीजिए कि यदि जो है ना कोई औषधि है तो ये वन से ही प्राप्त हो जाता है। वन में ही जो है ना ये क्या करता है कि जो है जितना भी इसका जो है ना पशुपालन है ये सारा वन में ही हो जाता है। तो ये सब के कारण जो है ना क्या है कि वन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अंग्रेज जो है ना यहाँ पर नया वन कानून लाया था। कानून क्या लाया कि वन को जो है ना अंग्रेज, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक, यहाँ तालेब से होगा, प्रशासनिक दृष्टि से जो है ना वन को 3 भाग में बांट दिया। अंग्रेज जो है प्रशासनिक दृष्टि से वन को कितने भाग में बांट दिया? 3 भाग में। एक बोल दिया आरक्षित वन, आरक्षित, दूसरा बोला रक्षित, और तीसरा बोल दिया अवर्गीकृत। ये अंग्रेज ही बांटे थे, ठीक है ना, जो हम लोग जो है ना ज्योग्राफी में पढ़े। तो आरक्षित को इंग्लिश में कहा जो है ना रिजर्व्ड, ठीक है, और रक्षित को कहा प्रोटेक्टेड, और अवर्गीकृत को कहा अनक्लासिफाइड, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आरक्षित वन में कहा गया कि कोई भी जो ना यहाँ नहीं घुस सकता है। जैसे ये बात सुना, ठीक है ना, आदिवासी सब तो एकदम भड़क गया कि वन है मेरा, कानून बनाने आ गया अंग्रेज, बस यही सब हो गया। रक्षित वन में कहा कि आप घुस सकते हैं, हल्का फुल्का जो ना मात्रा में आप जो ना गाय भी चरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला कि ई वन में ना तो घुसना है, ना गाय चराना है, ना लकड़ी काटना है, ना और कुछ, ठीक है। और इसमें कह दिया कि जो ना थोड़ा थोड़ा जो है तुम घुस सकता है, हल्का हल्का जो है ना लकड़ी भी काट सकता है। इसमें बोला कि कोई दिक्कत नहीं कटेगा। इस सब के कारण जो है ना आदिवासी में क्या हो गया, विरोध हो गया, ठीक है। और अल्लूरी सीताराम राजू जो ना यही थे, आंध्र प्रदेश के गुंडम पहाड़ी से जो ना ये वनों की कटाई पर जो ना जो मतलब वन का नया कानून आया था उसका विरोध किया, ठीक है ना, जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी रहेगा और शायद हो सकता है कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी हो। देखिए क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय समूह की क्या भूमिका थी। देखिए जनजातीय समूह तो अभी जस्ट बताए, जो आदिवासी सब थे, जो भी जनजाति थे, उसका जो ना क्या भूमिका रहा, तो इसका वर्णन करना है। देखिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय लोगों की जो ना भूमिका रही है, प्रमुख भूमिका रही है 19वीं शताब्दी। काफ़ी भैया ये आप लोगों को एकदम लिख लेना है, ठीक है ना। बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी की 20वीं शताब्दी में भी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह हुए, ठीक है। इन विद्रोहों में रंपा विद्रोह, बताए थे रंपा विद्रोह कब हुआ था, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, किसको याद है रंपा विद्रोह, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। रंपा विद्रोह क्या हो जाएगा, रंपा विद्रोह कितना हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। किसी का भी आंसर नहीं अभी आ रहा है, तो देखिए इसका आंसर जो भी कर रहे होंगे 1916 बिल्कुल सही है, ठीक है। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। फिर बोल रहा है कि विद्रोह में रंपा विद्रोह, अलमरी विद्रोह, उड़ीसा का खोंड विद्रोह, ठीक है, यह 1914 से 1920 तक चला था, ठीक है। 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर में पोड़ोई जो है ना कुकियों ने विद्रोह किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पश्चिमोत्तर प्रांत का जनजाति ने तीव्र राष्ट्रवादी भावना दिखाई। दक्षिण बिहार के आदिवासियों ने भी जो है ना राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के कोने कोने से आदिवासी जनता ने जो है ना समय समय पर क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। तो काफ़ी जो है ना महत्वपूर्ण है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जनजाति का क्या है, प्रमुख भूमिका है, ठीक है। तो ये भूमिका का जो वर्णन कर देना, तो ये हो जाएगा जो है ना आपका पूरा अच्छा से आंसर, ठीक है ना। तो बताइए जो है ना कि आप लोग जो है ना ये याद कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप अभी जो ना अभी आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन जो है ना आप टेस्ट में जाके दीजिएगा, ठीक है, यदि स्कूल में टेस्ट हुआ उसमें यदि आपको मिलेगा तो इतना मतलब कि खुशी होगा ना कि कहने का बात नहीं है, ठीक है। और हमको तो लगता है जहाँ तक जो है ना आपके स्कूल में टेस्ट हो गया होगा तो आप क्वेश्चन ज़रूर मिलाइएगा, ठीक है ना, ज़रूर मिलेगा। और मेरा जो है ना पूरा वादा है कि आप लोगों को पूरा एग्ज़ाम तक जो है ना पढ़ाएंगे और एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ठीक है। अबरी बार टारगेट रखना है 450 पार, अबरी बार 450 पार याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना मेरे जो
ऑफलाइन के थे वो भी जो है ना बहुत स्टूडेंट लाए हैं जो है ना 450 पार। तो इसीलिए आप लोगों को भी थोड़ा टारगेट ऊंचा रखना है, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है ना। और बता दें कि हो सकता है कि इस क्लास का टाइम 8 बजे हो जाए, ठीक है ना, 8 बजे हो जाए। यदि होगा तो हम नोटिफिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। और 7 बजे जो है जो हम लोग लाइव क्विज करते हैं तो वो हो सकता है कि 7 बजे कर दें। कारण क्या है कि 7 बजे जो 8 बजे ये करते हैं तो उसमें जो ना नेटवर्क उसमें भाग जाता है, ठीक है, नेटवर्क भाग जाता है तो क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि टाइम चेंज हो, लेकिन आज का क्लास देख लीजिए, आज क्लास करेंगे 8 बजे, ठीक है ना, 8 बजे। यदि ठीक ठाक रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि नहीं रहा तब फिर जो है नेक्स्ट टाइम से 7 बजे ही कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जितने भी हैं सब जो है ना ज़रूर आइएगा, और जो अटेंडेंस नहीं बनाए फटाफट अटेंडेंस बना लीजिए, और थोड़ा सा जो है ना सहयोग कीजिए इसको शेयर करने में, ठीक है। या तो दूसरे के मोबाइल, कहीं भी मोबाइल किसी का मिले उससे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसको बता दीजिए कि यहाँ 10th का क्लास चलता है, 11th का चलता है, 12th का भी चलता है। तो वो क्या होगा, थोड़ा सा देखेगा भी ना तो बेटर होगा। तो इतना आप लोग कर ही सकते हैं, और टीचर डे भी आ रहा है तो इतना तो आप सम्मान कर ही सकते हैं। तो चलिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।